देश को मिली नई पहचान, व्यापार करना हुआ आसान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने बीते एक दशक में व्यापार करने के माहौल को बेहतर बनाने के लिए व्यापक सुधार किए हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत की छलांग न केवल अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सराही गई है, बल्कि इसने देश के भीतर भी निवेश, स्टार्टअप संस्कृति, नवाचार और आर्थिक विकास को एक नई दिशा दी है। भारतीय अर्थव्यवस्था, जो कभी नौकरशाही जटिलताओं, लाल फीताशाही और प्रक्रियात्मक अड़चनों में उलझी रहती थी, अब दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में गिनी जाती है। सरकार ने न केवल नीतिगत स्तर पर बल्कि प्रशासनिक दृष्टिकोण में भी बड़े पैमाने पर परिवर्तन किए हैं। व्यापारियों और निवेशकों के लिए सरकार ने एक भरोसेमंद और पारदर्शी माहौल तैयार किया है, जो उन्हें सुरक्षा, समर्थन और सहयोग का अनुभव कराता है। एक राष्ट्र के रूप में अब ये समय अपने साझा प्रयासों को कई गुना अधिक बढ़ाने का है। एक ऐसा समय है जब हम अपने फैसलों को सिर्फ 1 साल या 5 साल को देखते हुए सीमित नहीं रख सकते। हमने पॉलिसी स्टेबिलिटी पर जोर दिया है, कोऑर्डिनेशन पर जोर दिया है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर जोर दिया है। बीते समय में हमने हजारों कंप्लायंस खत्म किए हैं, पुराने कानूनों को समाप्त किया है। भारत ने जिस प्रकार से लाल फीताशाही को समाप्त करने की दिशा में साहसिक कदम उठाए हैं, उसने निवेशकों का विश्वास जीता है। पहले जहां प्रक्रियाओं की जटिलता और स्वीकृति में देरी व्यापारियों को हतोत्साहित करती थी, अब सरकार रेड टेप की जगह रेड कारपेट बिछा रही है। आज के दौर में दुनिया भर के निवेशक भारत को एक स्थिर, भरोसेमंद और आकर्षक निवेश गंतव्य के रूप में देख रहे हैं। जहां पहले विदेशी कंपनियां भारत में निवेश करने से पहले अनेकों बाधाओं से चिंतित रहती थी, वहीं अब ये भारत में संभावनाओं की खोज में आगे बढ़ रही हैं। सिंगल विंडो सिस्टम से प्रक्रिया बनी पारदर्शी और भ्रष्टाचार रहित। राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली यानी नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम एक और बड़ा सुधार है, जिसके माध्यम से निवेशकों और उद्यमियों को सभी प्रकार की मंजूरी एक ही डिजिटल मंच से प्राप्त होती है। जिसके माध्यम से निवेशकों और उद्यमियों को सभी प्रकार की मंजूरी एक ही डिजिटल मंच से प्राप्त होती है। इससे न केवल समय की बचत होती है, बल्कि ये प्रक्रिया पारदर्शी और भ्रष्टाचार रहित भी बनी है। इसके अतिरिक्त कॉर्पोरेट टैक्स दरों में कटौती, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स और एंजल टैक्स की समाप्ति जैसे ऐतिहासिक निर्णयों ने भी वैश्विक कंपनियों को भारत में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया है। इससे भारत का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस स्कोर भी वैश्विक रैंकिंग में लगातार बेहतर हुआ है। वर्ल्ड बैंक के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के सूचकांक में भारत 2014 में 142वें स्थान पर था, जो 2019 में 63वें स्थान पर आ गया। ये 79 अंकों के रिकॉर्ड छलांग है। इस उपलब्धि ने भारत को वैश्विक व्यापार मानचित्र पर नई ऊंचाई दी और देश की प्रतिबद्धता को दर्शाया है कि वो कारोबारियों और निवेशकों के लिए एक मजबूत तंत्र तैयार कर रहा है। आज भारत दुनिया के उन टॉप 10 देशों में शामिल है जिसने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में पिछले 3 वर्षों में लगातार सबसे अच्छा सुधार किया है। जब मैंने जिम्मेवारी संभाली तब हम 142 पर थे, 190 में 142 थे। 3 साल के भीतर भीतर हम 63 पर आ गए हैं। न केवल बहुराष्ट्रीय कंपनियां बल्कि छोटे और मध्यम उद्योग भी अब भारत के विभिन्न राज्यों में निवेश करने के इच्छुक हैं। राज्यों के स्तर पर भी प्रतिस्पर्धात्मक सुधारों से निवेशकों को आकर्षित करने में मदद मिली है। बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान जैसे प्रयासों ने राज्यों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को जन्म दिया है, जिसमें तमाम राज्यों में निवेश के लिए अनुकूल वातावरण बना है। व्यापारी बेहद कम समय में नए व्यापार स्थापित कर पा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के, श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप एक बिजनौर जिले में शुगर प्लांट और इंटीग्रेटेड कॉम्प्लेक्स लगाने का विचार किया
और इस विचार को धरातल पर लाने में जो सरकारी मशीनरी, शासन, प्रशासन का जो समय समय पर सहयोग मिलना चाहिए था वो हमें मिला और आशा के अनुरूप और ज़्यादा हमको उनका साथ मिला। उसी साथ और उनका सारा निर्देशित होने के बाद, सारी दिक्कतों को दूर होने के बाद हमने ये प्लांट रिकॉर्ड समय में लगाया। मोदी सरकार की नीतियों का लाभ लेने वाले व्यापारी आज सरकार की प्रशंसा करते नहीं थक रहे। मैंने फ़िलहाल एक मिनरल वाटर प्लांट लगाया है। पिछले 1.5-2 साल में ही ये एग्जीक्यूट करा है मैंने सारा प्रोग्राम, जिसमें सरकार का बहुत बड़ा योगदान रहा है। सरकार ने मुझे कोई सा भी लाइसेंस हो, चाहे फायर का हो, चाहे अंडरग्राउंड वाटर का हो, पॉल्यूशन का हो, फसाई का लाइसेंस हो, इन सब लाइसेंस में मुझे सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करके ही मेरे घर आ गए थे। अब सरकार ने जो सिंगल विंडो सिस्टम लाई है सरकार, उसमें जो ऑफिसर्स बैठे हैं ऑफिस में, आपको नए नए प्लान्स बताना, उन प्लान्स को एग्जीक्यूट करने में आपकी मदद करना, हमें सब्सिडी मिली है। इससे फाइनेंशियली जो व्यापारी को एक हिम्मत चाहिए होती है, सरकार ने वो देने का हमें बहुत बढ़िया काम किया है। तो पहले हमें ऑफिस टू ऑफिस चक्कर काटने पड़ते थे, बहुत चक्कर काटने पड़ते थे, फिर भी पूरी एक एश्योरिटी नहीं मिलती थी कि क्या लाइसेंस मिल पाएगा या कितना पैसा जाएगा या कितना रिश्वत जाएगा। अगर कंपैरिजन किया जाए इस सरकार द्वारा, तो इस सरकार द्वारा इतनी टेक्निक्स दे दी गई हैं, ऑनलाइन हमारे सारे अप्रूवल मिल जाते हैं और जल्द से जल्द हमारा काम हो जाता है। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम। भारत में स्टार्टअप क्रांति पिछले एक दशक में देश की आर्थिक पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है। वर्ष 2014 से पहले भारत में स्टार्टअप्स की संख्या कुछ 100 में सीमित थी। आज स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। देश में 1.60 लाख से अधिक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स हैं, जिन्होंने 17.6 लाख से भी अधिक नौकरियां उत्पन्न की हैं। भारत अब अमेरिका और चीन के बाद विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। इस प्रकार स्टार्टअप क्रांति न केवल रोजगार उत्पन्न कर रही है, बल्कि वो भारत को नवाचार, तकनीक और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के मामले में भी अग्रणी बना रही है। स्टार्टअप्स अब केवल शहरी नहीं, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी उभर रहे हैं, जिससे आर्थिक समावेशिता को बल मिला है। आज देश के युवा, हमारे स्टूडेंट्स अपने डिजिटल वेंचर्स खड़े कर रहे हैं, स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं। 2014 में हमारे यहां स्टार्टअप की संख्या भी कुछ 100 के आसपास थी। आज हमारे देश में रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप्स की संख्या भी करीब करीब 1 लाख पहुंच चुकी है। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। व्यापार की शुरुआत, संचालन और समापन में सुविधा। भारत सरकार द्वारा व्यापार को हर स्तर पर सरल बनाने की दिशा में विशेष प्रयास किए गए हैं। न केवल व्यापार की शुरुआत में, बल्कि संचालन और समापन में भी इस व्यापक दृष्टिकोण ने उद्यमियों को पूर्ण जीवन चक्र में सहयोग दिया है। किसी भी व्यवसाय की शुरुआत के समय जो सबसे बड़ी चुनौती होती है, वो थी विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और एजेंसियों से स्वीकृतियां प्राप्त करना। अब SPICE+ यानी सिंप्लीफाइड प्रोफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग अ कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली प्लस फॉर्म के माध्यम से कंपनी खोलने के लिए आवश्यक 10 सेवाएं एक ही आवेदन में समाहित कर दी गई हैं। इससे कंपनियों को अलग अलग पोर्टल्स पर जाने की आवश्यकता समाप्त हो गई है। इससे कंपनी शुरू करने की प्रक्रिया अब केवल डिजिटल ही नहीं, बल्कि सहज और शीघ्र हो गई है। माननीय मोदी जी के 11 वर्ष पूर्ण होने पर हम लोगों को जो हम लोगों ने संस्थान लगाया है, इसमें मोदी जी के जितनी गवर्नेंस सरकार की तरफ से हमें मिली है, इसके अंदर सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि हम कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का पेपर लेकर जाते हैं तो हर सेक्शन में जहाँ से भी हमारे को कोई भी रिक्वायरमेंट होती है, चाहे वो पोल्यूशन डिपार्टमेंट की हो, चाहे केन डिपार्टमेंट की हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन की हो, सिंचाई विभाग की हो, तो हमें पूरा सपोर्ट मिलता है। और जो हमारा काम पहले सुनते थे, करते थे कि हमारे को 1-1 हफ्ता लग जाता था, अब हमारा काम वो सेम डे हो जाता है।
व्यापार में बाधा बनते आए पुराने और अप्रासंगिक कानूनों को हटाकर मोदी सरकार ने नियमों के सरलीकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। सुधारों की ये प्रक्रिया केवल तकनीकी दृष्टि से नहीं बल्कि व्यवहारिक दृष्टिकोण से भी बेहद प्रभावशाली रही है। सरकार ने 1500 से अधिक पुराने और अनुपयोगी कानूनों को समाप्त किया है, जिन्होंने दशकों तक उद्यमियों और व्यापारियों को जकड़ रखा था। साथ ही केंद्र और राज्य स्तरों पर कुल 45,051 अनुपालनों को सरल और डिजिटल किया गया है, जिससे व्यापारी वर्ग को अनावश्यक दंडात्मक कार्रवाइयों से राहत मिली है। बीते सालों में सैकड़ों ऐसे पुराने कानूनों के जाल को हमने साफ किया है और आज की चुनौतियों को देखते हुए सख्त नए कानून भी देश को दिए हैं। हजारों कंप्लायंस और भांति भांति के एनओसी, तरह तरह की परमिशंस के नाम पर करप्शन का कैसा खेल चलता था, ये आपसे बेहतर कौन जानता है। अधिकतर परमिशंस को फेसलेस किया जा चुका है और सेल्फ असेसमेंट, सेल्फ डिक्लेरेशन जैसी प्रक्रियाओं को बिजनेस के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। टैक्स प्रणाली भी अब पूरी तरह डिजिटल और फेसलेस हो चुकी है, जिससे उद्यमियों को कर निर्धारण, भुगतान और रिफंड में पारदर्शिता और गति दोनों प्राप्त हो रही है। इसके साथ साथ टैक्स प्रणाली को पेनलेस, फेसलेस और सीमलेस बनाने के लिए फेसलेस टैक्स असेसमेंट और अपील की शुरुआत की गई है। कर निर्धारण और रिफंड की प्रक्रिया डिजिटल की गई। कॉर्पोरेट टैक्स को 30% से घटाकर 22% किया गया, जबकि नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के लिए यह दर 15% कर दी गई है। इंडस्ट्री के लिए जरूरी कई इनपुट्स पर रेट्स कम किए हैं। कस्टम केसेस की असेसमेंट के लिए भी एक टाइम लिमिट तय की जा रही है। इसके अलावा नए सेक्टर्स को प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए खोलने का दौर भी जारी है। लॉजिस्टिक्स और बुनियादी ढांचे में सुधार। व्यापार की सफलता में कुशल लॉजिस्टिक्स और मजबूत बुनियादी ढांचा निर्णायक भूमिका निभाते हैं। भारत सरकार ने इस क्षेत्र में क्रांतिकारी सुधारों की शुरुआत की है, जिनका सीधा असर देश के व्यापारिक क्षमता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा पर पड़ा है। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना और नई राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति भारत में लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर को एकीकृत, आधुनिक और डेटा संचालित बनाने की दिशा में एक प्रमुख प्रयास है। इसका उद्देश्य है माल ढुलाई की लागत में कमी लाना, सप्लाई चेन को कुशल बनाना, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को प्रोत्साहित करना। मोदी सरकार के इन प्रयासों का असर वर्ल्ड बैंक के लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में स्पष्ट रूप से देखा गया, जहां भारत ने 6 स्थान की छलांग लगाकर 38वें स्थान पर पहुंच गया, जबकि 2014 में ये 54वें स्थान पर था। इससे स्पष्ट होता है कि भारत का लॉजिस्टिक्स क्षेत्र तेजी से वैश्विक मानकों की ओर अग्रसर है। बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में हुए निवेश ने लॉजिस्टिक्स की रीढ़ मजबूत की है। इससे न केवल सामानों की आवाजाही तेज हुई है, बल्कि इन परियोजनाओं ने लाखों लोगों को रोजगार भी दिया है। भारत सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में 50,000 किलोमीटर से ज्यादा हाईवे निर्माण किया है। 100 से अधिक नए रेलवे स्टेशन और आधुनिक कोच फैक्ट्रियां स्थापित की गई हैं। 20 से ज्यादा ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट्स का निर्माण हुआ है। बंदरगाहों का आधुनिकीकरण और जलमार्गों का विकास तेजी से हुआ है। आज इन सुधारों का लाभ एमएसएमई, स्टार्टअप्स और बड़े उद्योगों को समान रूप से मिला है, क्योंकि कम लागत और तेज डिलीवरी उन्हें घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रतिस्पर्धी बनाती है। डिजिटल क्रांति और फिनटेक नेतृत्व। भारत की डिजिटल क्रांति ने न केवल आम नागरिकों के जीवन को बदला है, बल्कि व्यापार और निवेश के क्षेत्र में भी नई संभावनाओं के द्वार खोले। डिजिटल इंडिया अभियान के तहत सरकार ने ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में इंटरनेट की पहुंच और डिजिटल साक्षरता को बढ़ाया है, जिससे उद्यमशीलता को नया आधार मिला है। भारत का फिनटेक अपनाने का दर 87% है
जो वैश्विक औसत 64% से कहीं अधिक है। ये स्पष्ट करता है कि भारतीय नागरिक और व्यवसाय डिजिटल भुगतान और लेन देन के मामले में अग्रणी हो चुके हैं। यूपीआई जैसे प्रणालियों ने लेन देन को सरल, तेज और सुरक्षित बना दिया है। इसके अलावा अधिकांश टैक्स भुगतान, रजिस्ट्रेशन, लाइसेंसिंग और अनुमतियां अब ऑनलाइन हो चुकी हैं। जीएसटी पोर्टल, एमसीए पोर्टल, एनएसडब्ल्यूएस जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने पारदर्शिता को बढ़ावा दिया है। सरकारी खरीद प्रणाली, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ने न केवल प्रक्रिया को डिजिटल किया है, बल्कि एमएसएमईज और स्टार्टअप्स को भी सरकारी निविदाओं में भाग लेने का अवसर दिया है। इस पोर्टल के माध्यम से 5 लाख करोड़ रुपए से अधिक की खरीद हो चुकी है। भारत में बढ़ी यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स की संख्या। भारत में यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स की संख्या 2014 में मात्र 4 थी, जबकि 2025 तक की संख्या 118 से अधिक हो चुकी है। ये वृद्धि इस बात का प्रमाण है कि भारत में नवाचार अब केवल विचारों में नहीं, बल्कि वास्तविक बाजार मूल्यों में भी बदल रहा है। इस नवाचार संस्कृति ने भारत को न केवल आत्मनिर्भर बनाया है, बल्कि उसने वैश्विक समस्याओं के भारतीय समाधान भी दिए हैं। स्वदेशी तकनीकों, हेल्थ टेक, एजुटेक, ग्रीन एनर्जी और एआई आधारित समाधानों में भारत की भागीदारी उल्लेखनीय रही है। भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दिशा में किया गया परिवर्तन महज एक नीति या रैंकिंग सुधार नहीं है। ये एक समग्र परिवर्तन है जिसने देश के आर्थिक और प्रशासनिक तंत्र को जड़ से बदल दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने जो सुधार किए हैं, वो केवल वैश्विक निवेश आकर्षित करने तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्होंने भारत के भीतर नवाचार, रोजगार, समावेशी विकास और नागरिकों के साथ सरकार के रिश्ते को भी सशक्त किया है। सरल, पारदर्शी और डिजिटल प्रक्रियाओं ने देश के उद्यमियों में आत्मविश्वास बढ़ाया है। रेड टेप की जगह रेड कारपेट का वातावरण बनाकर सरकार ने स्पष्ट संदेश दिया है कि भारत अब उद्यमिता का सम्मान करता है और उद्यमियों को राष्ट्र निर्माण का साझेदार मानता है। देश को मिली नई पहचान, व्यापार करना हुआ आसान।